Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 30, wherein which we'll discuss the rise of fascism and Nazism. तो पार्ट 1 में हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया था और हमने मसूलिनी और फासिस्ट इटली पढ़ लिया था. इस सेशन में हम नाजिज्म इन जर्मनी समझेंगे. तो देखो अभी क्या हुआ. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्रीज़ हार गई थी, डिफीटेड कंट्रीज़ थी जैसे कि जर्मनी, तो उन पर क्या ना हार्श पीस इम्पोज किया गया था. अब उनको लग रहा था यार एक तो हम हारे हैं, ऊपर से हमें रेपरेशंस भी देने पड़ रहे हैं और ऊपर से हमसे बोल भी रहे हैं कि तुम लोग पीस क्रिएट करो. तो उसकी वजह से नेशनलिस्ट अपसर्ज शुरू हो गया जर्मनी में. फिर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी, सोशलिस्ट पार्टी राइज हो रहे थे और इसी वजह से सोशलिस्ट पार्टी एक्चुअली राइज कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, नाजिज्म इन जर्मनी. सिमिलरली सिचुएशन आप देखोगे इटली और जापान में भी चल रही थी एंड दिस रिजल्टेड एक्सिस फॉर्मेशन. तो ये एक्सिस फॉर्मेशन का एक इनिशियल स्टेज था. अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी हिटलर की, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनली हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम पढ़ेंगे, लेकिन यही है रूट्स. ठीक है, तो देखते हैं जर्मनी कैसा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. सो जब वर्ल्ड वॉर हो गया, जर्मन के किंग थे विलियम, उनको फोर्सफुली एब्डिकेट किया गया. एक रिपब्लिक वॉज प्रोक्लेम्ड इन जर्मनी. फ्रेडरिच एबर्ट वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जिसकी वजह से फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, फिर इलेक्शंस हुए. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक सबसे लार्जेस्ट पार्टी सामने आई. जो सेशंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो आपके वेमार में हो रहे थे. नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. अब देखते हैं रिवॉल्ट कैसे हुआ रॉयलिस्ट का. ये क्या चीज़ है? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी, वो बहुत ज़्यादा हार्श थी और स्पेशली ह्यूमिलेटिंग थी. किन के लिए? जर्मनी के लिए. ठीक है, पहली बात तो टेरिटोरियल लॉस भी हुआ और फिर इन्होंने पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट इम्पोज कर दी थी. डिसआर्मामेंट यानी कि अब कोई आर्म्स एंड एमिनेशन का जो लड़ाई है या फिर जो कंपटीशन है वो नहीं करेगा. पीपल विल डिसआर्म देमसेल्फ. ठीक है, फिर उसके बाद वॉर का रिपेरेशंस देना था इनको, वो कि बहुत बड़ा रेपरेशन था. जर्मनी को बोला गया कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो वर्ल्ड वॉर के. फिर इसकी वजह से क्या है ना, जर्मन सेंटिमेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए. बहुत से लोग अपोज करने लगे कि यार ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सही नहीं है. मार्च 1920 में जो डॉक्टर कैप के अंडर लीडरशिप थी रॉयलिस्ट की, उन्होंने रिवॉल्ट किया बट वो फेल्ड हो गए. उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट के सामने फेल कर दी, एक्चुअली उसके सामने सरेंडर कर दिया. सेकेंड रिवॉल्ट हुआ लॉरेन ड्रॉफ के अंदर, वो उनको असिस्ट कर रहे थे उस वक्त हिटलर साहब. लॉरेन ड्रॉफ एंड हिटलर, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई. इसी जेल की सज़ा के वक्त पे हिटलर ने उनकी जो फेमस बुक है मेन कैम्प, लेटर वो जो एक नाजी पार्टी की बाइबल बन चुकी थी वो बनी. अब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं. सो जर्मनी, द पोस्ट वॉर जर्मनी, बहुत बुरा कंडीशन था फाइनेंसिस का और इकोनॉमिक का. पेमेंट देना पड़ रहा था पहली बात तो विनिंग कंट्रीज़ को, रेपरेशन देना पड़ रहा था वॉर का. गवर्नमेंट को उसकी वजह से फोर्सफुली लोन लेना पड़ा. फैक्ट्रीज़ क्लोज हो गई थी. ट्रेड कॉमर्स बहुत ही बुरी से ख़राब हो चुका था. बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे इस वजह से. एंड टू मीट दिस फाइनेंशियल क्राइसिस गवर्नमेंट हैड नो अदर ऑप्शन बट टू इशू मोर एंड मोर पेपर करेंसीज. इसकी वजह से अगर पेपर करेंसी आप इकोनॉमी के कंसेप्ट समझेंगे कि अगर ज़्यादा पेपर करेंसी आप इन्फ्लेक्ट करने लगो तो इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में और इन्फ्लेशन एट द एंड ऑफ द डे अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट देता है. रेपरेशंस की बात करें तो जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सालिस थी उसके प्रोविजंस के अंदर गवर्नमेंट जर्मनी है उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कॉम्पनसेशन पे करेगा. तो जो रेपरेशन अमाउंट था वो फिक्स किया गया 660 मिलियन पाउंड्स. और इसी वजह से ऑपोजिशंस हुए. बहुत से लोग ये आर्गू करते हैं कि जर्मनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 1 एंड देयर वॉज नो नीड टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी.
फिर डाविस प्लान क्या था, तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे जर्मनी में, उसकी वजह से जो वेमार रिपब्लिक है उसको अलाइज के साथ एक अपील करनी पड़ी कि भाई आप थोड़ा हमारा पैसा कम कर दो। इसकी वजह से एक कमेटी बनाई गई जिसमें 10 मेंबर्स थे और उसमें चेयरमैन थे डाविस, ठीक है, एक बहुत ही बड़े फाइनेंस स्पेशलिस्ट थे यूएसए के। ये जो कमेटी है उसने कुछ अमेंडमेंट्स किए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में, इसको बोलते हैं डाविस प्लान। फाइनेंशियल बर्डन जो जर्मनी पे था उसको थोड़ा कुछ लेवल तक रिड्यूस किया गया। और जब ये प्रॉब्लम आई ना रेपरेशंस की 1929 में, यंग कमिटी मेड अ वेरी गुड प्लान टू सॉल्व इट। फिर देन हिटलर और नाजी जर्मनी का कैसे शुरुआत होती है अब हम समझते हैं। तो जो अडोल्फ हिटलर है उनका जन्म हुआ था 1889 में। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रियन विलेज से बिलोंग करते हैं। अब वो इतनी गरीब फैमिली से लेकिन बिलोंग करते थे जिसकी वजह से उनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। उनके जो फादर है वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, बट हिटलर वॉज वेरी फाउंड ऑफ आर्ट और इन सारी चीज़ों से बात काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्टेड थे। तो वेना गए 18 की एज में आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर समझने के लिए। जब वो वेना में थे उन्होंने ज्यूज़ का जो बिहेवियर है वो विटनेस किया, ठीक है। उनको लगा कि जो ज्यूज़ हैं वो ही एक मॉरल एनिमीज़ हैं, है ना। वो समझते थे कि ज्यूज़ हैं वो एक मॉरल एनिमीज़ हैं इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, रेशलिज्म के। उनको ऐसा लगा कि ज्यूज़ जो है ना वो मार्क्सियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उस आइडियोलॉजी को एट द एंड अपोज करते थे। तो एट द एंड एंटी ज्यूज़ आइडियाज़ उनके दिमाग में बहुत ही अर्ली एज से चल रहा था। वो डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते थे। ही बिलीव्ड इन सुप्रीमेसी ऑफ, एक रेस की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते थे, दैट इज़ द जर्मन रेस। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, हिटलर ने एज अ आर्मी पर्सनल ज्वाइन किया, उसने पार्टिसिपेट किया वॉर में। इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस ब्रेवरी शोन इन द वॉर, उसको अवार्ड भी दिया गया था, आयरन क्रॉस दिया गया था। उनको लगा कि ये ज्यूज़ हैं और जो कम्युनिस्ट हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं जर्मनी की डिफ़ीट के लिए, और इसी वजह से वो इस डिफ़ीट का रिवेंज लेना चाह रहे थे। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एंड ही एक्चुअली बिगेन एज अ स्पाई इन म्यूनिच। और उन्होंने अपनी नई पार्टी फॉर्म कर ली अपने फ्रेंड्स के साथ, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी इन्होंने लॉन्च किया। नाज़ी पार्टी, तो देखिए अपने प्रोग्राम्स को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया, और नाज़ी पार्टी आप उसको बोल सकते हैं। स्वास्तिका सिंबल था, ये जो आप हिंदू रिलीजन में एक सिंबल देखते हो, उसी की तरह का एक सिंबल मान लीजिए। आइडेंटिकल है बट सेम नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है इनका साइन, ठीक है। इन द 1932 जो मेंबरशिप थी नाज़ी पार्टी की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, अराउंड 70 लाख लोग आ चुके थे। यंग लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था हिटलर, है ना, क्योंकि उन्होंने इसके लिए हिटलर यंग सोसाइटी भी एक स्टार्ट की थी। उन्होंने 2 मिलिट्री बॉडीज़ भी फॉर्म की थी, और जो मेंबर्स थे जो बॉडीज़ के ब्राउन शर्ट पहनते थे विद द रेड आर्म बैंड कैरिंग अ ब्लैक स्वास्तिका, वो इनके बॉडी के, इनकी पार्टी के मेंबर्स माने जाते थे। एक और डिवीज़न था ब्लैक शर्ट का, दे वर द बॉडीगार्ड्स, और वो नाज़ी पार्टी के लीडर्स हुआ करते थे। 1932 में हिटलर कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बट वो डिफीट हो गए, कुछ वोट्स बट कम मिले थे उनको। बट जनरल इलेक्शन जब सेम ही साल में हुआ तो उनकी जो पार्टी थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई पार्लियामेंट में, और कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हिटलर को चांसलर बनाया गया। 10 नाजी गवर्नमेंट फाइनली फॉर्म हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी, जब एक बार पावर में आ गए तो उन्होंने डिक्टेटरशिप जो है वो चला दी नाजी पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी गई, उसके लीडर अरेस्ट कर लिए गए, सिविल राइट्स लोगों के सस्पेंड कर दिए गए, वेमार रिपब्लिक ख़त्म कर दिया गया। हिटलर ने थर्ड राइच जो है एस्टैब्लिश कर दिया। नाजी पार्टी का जो फ्लैग था वो बन गया नेशनल फ्लैग। पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, सारे पावर्स ट्रांसफ़र कर लिए पार्लियामेंट के हिटलर ने अपने आप को। एंटी जूइश पॉलिसी के बारे में समझते हैं। तो देखो शुरुआत से ही वो जूइश लोगों को पसंद नहीं करते थे, और जर्मनी में बेसिकली जूइश को कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते थे क्योंकि उनका वेल्थ और एजुकेशन काफ़ी अच्छा था।
और हिटलर बेसिकली सोचता था कि ये सारे के सारे एंटी नेशनल्स हैं, ठीक है। अब उसने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए कि इनको क्रश किया जाए और बहुत ही बारबरिक चीज़ें भी की हैं। उसने पहले तो लॉज पास किए जो कि एंटी ज्यूइश थे। उन्होंने जर्मन सिटीजनशिप इनको डिनाई कर दी और बहुत ही हार्श रेप्रेसिव मेजर्स लिए फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल बायकॉट ऑफ दीज जूश। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हिटलर ने मिलिट्री और उसकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइज थी जर्मन नेशनैलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज थी। जर्मन अकेला एडमिट किया गया, सिर्फ जर्मन्स को ही मिलिट्री में एडमिट किया जाता था। ही एस्टेब्लिश्ड अ टोटलिटेरियन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट सो दैट वो अपनी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सकें। फॉरेन पॉलिसी समझते हैं हिटलर की, तो पहली बात तो उसने जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस है उसको खारिज कर दिया, उसको नहीं माना और इट वाज अ डिक्टेटेड पीस, हैंस इट वाज ह्यूमिलेटिंग वन। जर्मन पीपल दे एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ द हिटलर और उसको अपना लीडर उन्होंने समझ लिया। इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो फॉरेन पॉलिसी के थे वो हम समझते हैं। पहली बात तो जर्मन केम आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस जो बना था, जो हम समझ चुके हैं, यहाँ से अब जर्मन ने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, ठीक है। जो नेशंस डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस था फरवरी 3, 1932 में, हिटलर ने कहा कि अब हम लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं रहेंगे। उन्होंने रीआर्मिंग शुरू कर दिया। देखो, लीग ऑफ नेशन का एक था कि आपको क्या करना है, डिसआर्मामेंट करना है। तो अब डिसआर्मामेंट का अपोजिट क्या होगा, रीआर्म, है ना। फिर रीआर्मामेंट कैसे शुरू किया, जैसे कि हमने बताया कि जेनेवा डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस था, हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को वापस ले लिया। अब वो रीआर्म करने लगा। ऑन मार्च 16, 1935 हिटलर ने अनाउंस किया कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल द जर्मन पीपल, कि जितने भी जर्मन लोग होंगे उन सबको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ही वॉज ऑल्सो एम टू हैव एयरफोर्स इक्वल टू दैट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। वो चाहते थे इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर एयरफोर्स भी उनका काफ़ी अच्छा हो जाए। उन्होंने कुछ रीजंस अनाउंस किए फॉर द इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, और वो बोला कि भाई हमें सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, ठीक है। तो देखो, फ्रांस और इंग्लैंड को एक नेशनल सस्पिशन हो गया था हिटलर के एक्शंस के लिए, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग रखी एट ट्रेसा इन स्विट्जरलैंड और उन्होंने इसके बिहेवियर को कंडेम किया। बट ये कंडेमनेशंस की वजह से उसने अपने रीआर्मामेंट पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लाने दिया। अब देखिए, मिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड क्या था। सो राइनलैंड को डीमिलिटराइज करना था ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के अंदर, ठीक है। बट 7 मार्च 1936 में हिटलर ने अपनी आर्मी भेज दी, वहाँ पे फिर से मिलिट्री भेज दी और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने इस चीज़ को अपोज किया, इस जर्मनी के मूव को, बट इंग्लैंड वॉज साइलेंट स्पेक्टेटर। हमेशा ये साइलेंट इंस्पेक्टेटर ही होता है, आप हमेशा देखेंगे। इसी वजह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये टू स्टॉप अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ हिटलर, बट दोनों, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेनिश सिविल वॉर, स्पेन में रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया था 1931 में। 1936 में कंजर्वेटिव्स जो थे अंडर जनरल फ्रैंको, उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया रिपब्लिक्स के अगेंस्ट। अब जर्मनी, इटली फ्रैंको को सपोर्ट कर रहे थे, बट रशिया रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहा था। रिपब्लिकन्स, दे वर डिफीटेड एंड डिक्टेटरशिप ऑफ फ्रैंको वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। The net results of Spanish Civil War was that it helped Italy and Germany to come closer, यानी कि अब इटली और जर्मनी पास आ गए थे। लेटर फ्रेंडशिप बाद में उन्होंने फिर ट्रीटी कर दी, तो फ्रेंडशिप ट्रीटी में बदल गई। नाउ व्हाट इज़ रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। अक्टूबर 1936 में ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट जर्मनी ने क्या अप्रूव किया, इटालियन कंट्रोल ओवर अब्सीनिया, ठीक है। इटली ने परमिशन दे दी हिटलर को कि वो अब ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर सकता है विद जर्मनी। हिटलर को वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और ही वॉज एंटेगनिस्टिक्स टुवर्ड्स द रशियन कम्युनिज्म। इसी वजह से 1936 में उन्होंने एंटी कमिंटर्न पैक्ट जापान के साथ साइन किया, और एक और जो कि आप देखोगे कि जो कि एक और दुश्मन था रशिया का,
नवंबर 1937 में इटली एडमिटेड इनटू अलायंस, इटली भी इस अलायंस में आ गया। फिर ये जो एंटी कमिंटर्न पैक्ट था वो आपको 3 देश रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस यहाँ पे बोला जाता है। दिस एक्सेस वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो रोम, बर्लिन, टोक्यो वर्सेस यहाँ पे क्या हो रहा था, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। यही था शुरुआत आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब नाजिज्म हिटलर के अंदर जर्मनी में ग्रो कर रहा था। यहाँ पे अग्रेसिव नेशनलिज्म था, अथॉरिटेरियनिज्म था, लीडरशिप प्रिंसिपल चल रहा था। अब जब हिटलर यहाँ का चांसलर बन गया 1933 में, उसने रीआर्मामेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, है ना, उसकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सिमिलरली मुसोलिनी वहाँ पे इटली में था, उसने फासिस्ट मूवमेंट इटली में चलाया हुआ था। उसको लगता था डिक्टेटरशिप, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी, सारी चीज़ें अच्छी हैं। दैट दस यू विल सी ही एमर्ज्ड एज अ सेकेंड ड्यूस और यू कैन से सुप्रीम कमांडर। और आप देखोगे ना, ये जो एमरजेंस है ऑफ द डिक्टेटरशिप इन द यूरोप, वो उसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था। सो दिस इज़ इट अबाउट योर फासिज्म एंड नाजिज्म। तो ये 2 चीज़ें हमने अब समझ ली हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।